देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। अगले 1 घंटे में हम बहुत सारी आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन हां, आज अपना कलेजा पत्थर का कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कुछ खबर दिखाने जा रहे हैं शुरुआत में ही जिसको सोचकर आप ये कहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है देश में। खैर, सबसे पहले आपको बताते हैं आज अगले 1 घंटे में आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं। आइए देखते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक मां के मातम की। काठ का कलेजा हो तो देखिएगा, बड़ी रफ्तार। और यहां पर चिंता का विषय है अस्पताल से आर पार। कोरोना पर क्या कोहराम हो रहा है, यह हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कोरोना बख्श देगा लेकिन बिल मार डालेगा। यह प्राइवेट अस्पतालों की खबर है, जरा ध्यान से देखिएगा आप क्या कर रहे हैं ये प्राइवेट अस्पताल। लेकिन भाई भाई के साथ गीदड़ भपकी, चीन कैसे खेल रहा है माइंड गेम, यह भी देखिएगा। और 10 हल्के अब बड़े झटके की बारी। हम बात कर रहे हैं NCR की, और यह हैरान करने वाली खबर है। लेकिन सबसे पहले मैं ऐसी 3 खबरें लेकर आया हूं जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी हैं, और जरा ध्यान से देखिएगा। इनमें फिक्र आपकी है और सवाल आपके हैं। इन सवालों के बीच में एक ऐसी चीज है कि जरा सोचिए, कहीं कलेजा फट ना जाए, क्योंकि एक गर्भवती महिला कई घंटे तक अस्पताल के चक्कर काटती रही और अंतोगत्वा क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके साथ एक और मौत भी होती है, और उसके साथ एक और मौत भी होती है, और वो दूसरी तीसरी मौत जो थी, एक तो बच्चे की थी और फिर वो सिस्टम की थी, जो सिस्टम मर गया इस देश में। सोचें कैसे होती है। हम आपको ये खबर दिखाएंगे। इसके अलावा जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक ऐसी खबर जो पूरे देश की फिक्र बढ़ा देगी। प्राइवेट अस्पताल में अगर आप इलाज कराने जाएंगे तो आप जानते हैं कोरोना से पहले बिल आपको मारते हैं। यह हैरान करने वाली खबर है। फिर हम आपको दिखाएंगे चीन का माइंड गेम, और फिर दिल्ली NCR वाले जो हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि भूकंप की आहट आए दिन आ रही है। आज फिर दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ऐसी खबर से जो कि शर्मसार कर देने वाली है। दिल्ली में शुक्रवार को 8 महीने की गर्भवती महिला जिसका नाम है नीलम सिंह, उसकी मौत हो गई। 13 घंटे, सोचिए 13 घंटे तक उसका पति उसको कई अस्पतालों तक लेकर घूमता रहा, लेकिन किसी अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला। उसके और उसके बच्चे की दोनों की मौत हो जाती है, और शायद सिस्टम भी मर जाता है जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। 8 अस्पतालों के चक्कर काटे, कहीं पर एडमिशन नहीं मिला। बेहद हैरान करने वाली, शर्मसार करने वाली दिल्ली की रिपोर्ट। कोरोना काल, अस्पताल बेहाल, मौत की बिसात पर लापरवाही शह दे रही है। नोएडा में इलाज के लिए दर दर भटकती रही 8 महीने की गर्भवती महिला नीलम की दर्दनाक मौत की खबर तो आपने सुनी ही होगी। इस खबर को पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। इस खबर को देखने के बाद आपका दिल बैठ गया होगा। आपको अपनी और अपनों की फिक्र हो रही होगी। उस परिवार की जगह पर अपने आप को आपने रखकर देखा होगा तो आंखों से आंसू भी निकल पड़े होंगे, क्योंकि उस दिन 2 जानें गई थी। गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की, उस बच्चे की जो दुनिया में आए बिना ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। दिल्ली से सटे नोएडा की दर्द भरी ये दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उस नोएडा की जहां पर हर सुविधा से लैस मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के मुंह भर भर कर दावे किए जाते हैं, विश्व स्तरीय इलाज का ख्वाब दिखाया जाता है, लेकिन 13 घंटे सांस लेने में दिक्कत और लेबर पेन महसूस कर रही गर्भवती महिला को एम्बुलेंस अस्पताल दर अस्पताल दौड़ाती रही। महिला और उसका परिवार 8 अस्पतालों की परिक्रमा करता रहा, डॉक्टरों की उल्हाना झेलता रहा, लेकिन नहीं मिला तो सिर्फ इलाज। इन 2 मौत के जिम्मेदार हैं तो सिर्फ अस्पताल। ये मामला कोरोना काल की ऐसी नजीर है जो चिंता की लकीरें पेशानी पर खींचती है, दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए चिंता बढ़ाती है, सोचने पर मजबूर करती है
कि दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के साथ इन अस्पतालों का रवैया आखिर कैसा रहता होगा। हम इस दर्द और बेबसी को महसूस करने वाले पीड़ित परिवार के साथ आज फिर वही दृश्य बना रहे हैं। हमारे साथ आज आप भी महसूस कीजिए उस दर्द को, उस बेबसी को, ठीक उसी रूट पर जिस पर 13 घंटे तक महिला सिर्फ तड़पती रही। महिला को लेकर उसका परिवार सुबह 7 बजे ईएसआईसी अस्पताल पहुंचा था। फिर वहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का अंतिम और दर्दनाक सफर। 9 बजे जिला अस्पताल, 10 बजे शिवालिक अस्पताल, फिर फोर्टिस अस्पताल, जेपी अस्पताल, शारदा अस्पताल, जिम्स अस्पताल, मैक्स और आखिर में वापस जिम्स। लेकिन तब तक 13 घंटे से तड़प रही महिला की मौत हो चुकी थी। दर्द में डूबी इस दिल दहला देने वाली घटना में लापरवाही जग जाहिर है, लेकिन वो दर्द अभी भी बाकी है जो 13 घंटे तक एक गर्भवती महिला ने सहा। वो बेबसी बाकी है जो परिवार के लोगों ने महसूस की। इसी दर्द और बेबसी को टीवी 9 भारतवर्ष के साथ आप भी महसूस कीजिए। इस दर्द और बेबसी को महसूस करने वाले सफर का आगाज उसी घर से करते हैं जहां पर सांस लेने में दिक्कत से लेकर दर्द से तड़प रही महिला इलाज के लिए अस्पताल रवाना हुई थी। कोरोना संकट के दौर में अस्पतालों की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है, जहां गर्भवती महिला की केवल इसलिए मौत हो गई कि उसे इलाज न मिल सका। आपको बता दें कि गर्भवती महिला अपने परिवार के साथ एम्बुलेंस से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाती रही, लेकिन इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। हम बात करेंगे उनके परिवार से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नोएडा का ये पूरा मामला है। क्या कुछ हुआ था, क्या समस्या थी, पहले बताइए। मैम, मेरा नाम विजेंद्र है, वो मेरी वाइफ थी। उसको क्या हुआ, रात को प्रॉब्लम हुई कि मेरे को सांस लेने में और मेरे यहाँ कमर में दर्द हो रहा है। तो हम लोग, मेरी वाइफ खुद जॉब करती थी वागो में, C27 सेक्टर 58 में। उसके पास ESI कार्ड था। मैंने कहा चल यार ठीक है, एक बार गवर्नमेंट में लेके चलते हैं, देखो क्या होता है। तो हम ESI की तरफ गए। ESI वालों ने क्या नाम है, हमें वहाँ पर इमरजेंसी में देखा। इमरजेंसी के बाद फिर उन्होंने वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में गए, लेबर वार्ड में। लेबर वार्ड में जैसे ही गया तो वहाँ पर डॉक्टरनी ने मेरे को बुलाया, तो मेरे को एकदम से चिल्ला के पड़ी कि तू यहाँ क्यों लेके आया है, इसे मरवाने लाया है, तुझे पता नहीं, देख नहीं रहा कि कोविड-19 चल रहा है, उसकी कंडीशन क्या है। मैंने कहा मैम कंडीशन क्या है, ये वो आप देख सकते हो ना, मैं क्या करूँ। कह रहा है फिर मेरी वाइफ को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मेरी वाइफ बार बार उससे कहती रही कि क्या नाम है, मेरे को ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। और मास्क उसने हल्का सा नीचे कर लिया सांस लेने के लिए। तो मेरी वाइफ को ये बोलती है तेरे चाटा मारूंगी, समझ रही है, तेरे चाटा मारूंगी, इसको मास्क को ऊपर कर, मास्क को ऊपर कर। ऐसे करके मेरी वाइफ को, वो फिर मेरे को जब धमकाने लग गए तो मेरी वाइफ और होपलेस होने लगी। डॉक्टर लोग मुझे एडमिट क्यों नहीं कर रहे। जब उसने ये बोला कि एडमिट क्यों नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाऊँगी, देख लेना, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, डॉक्टर के पैर छुओ, कुछ भी करो, मेरे को ट्रीटमेंट दिलाओ। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने नहीं सुना इस बात को। ये मेरे को अफसोस रहेगा कि मैं अपनी वाइफ को ट्रीटमेंट नहीं दिला पाया। अगर ट्रीटमेंट दिलाने के दौरान अगर कुछ होता तो चलो एक बार के लिए सब्र रहता कि हाँ यार जो हुआ ठीक है, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो ये जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं। हमारे साथ उन अस्पतालों तक चलिए, हम जानना चाहेंगे, वहाँ के संचालकों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उनका रवैया किस तरह से रहता है। और आप हमें बताइए कि ये सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जब आप पहुंचे तो उनका रवैया कैसे रहा, क्या आपके साथ हुआ। तो टीवी 9 भारतवर्ष की पूरी कोशिश करेगा कि इनके लिए हम कुछ कर सके। हम उन अस्पतालों तक इनको लेके जाएंगे और देखेंगे, वहाँ के संचालकों और डायरेक्टरों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार केवल इलाज के अभाव में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत कैसे हो गई। हमारी टीम महिला के परिवार को लेकर उस अस्पताल के लिए निकली जहां सब कुछ बेहतर होने का दावा था, लेकिन पहली मायूसी भी वहीं पर मिली। वक्त वो नहीं था, लेकिन दर्द वही था, बेबसी भी वही थी। महिला के पति विजेंद्र सिंह और उस वक्त उनके साथ मौजूद रहे रिश्तेदार और हम नोएडा सेक्टर 24 में मौजूद ESIC के अस्पताल पहुंचे।
इस अस्पताल में करीब 1 घंटा उस महिला ने गुजारा था, लेकिन ना तो उसे यहां पर इलाज मिला और ना ही कोई सुविधा। हम ESIC अस्पताल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जो गर्भवती महिला थी अपने परिवार के साथ इसी अस्पताल में आई थी एडमिट होने के लिए, लेकिन अस्पताल में उनके साथ क्या कुछ हुआ हम बात करेंगे उनके हस्बैंड से, और उनके जो जेठ है वो हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले आप इसी अस्पताल में आए थे, क्या वक्त हुआ था, सबसे पहले क्या किया था आपने, किससे बात की थी? करीब 7:15 बजे करीब यहाँ पहुँचे हम। 6 बजे घर से निकले थे, सीधा गए अंदर गाड़ी लेके। वहाँ इमरजेंसी है, वहाँ 8-10 सीढ़ी है। उस टाइम नॉर्मल थी वो, बस सिर्फ उसको पेन हो रहा था बच्चे के लिए। वो 8-10 सीढ़ी चढ़ के भी गई, कोई ये नहीं कि व्हीलचेयर में गई है, चढ़ के गई है सीढ़ी। अंदर इमरजेंसी में पहुँचे हैं। उसके बाद भाई मेरा अंदर लेके गया है, बाकी घटना आप इनसे पूछ सकते हैं। मैम रवैया तो इतना बेतुका था कि कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने बोला कि इसके जो वहाँ पर गार्ड थे कि जाके उसको बुला के लाओ, इसके हस्बैंड को। मैं गया तो मेरे को छूटते बोलती है, क्या हुआ इसे, तू क्यों लाया यहाँ पर, मरवाने लाया यहाँ पर, तुझे दिख नहीं रहा कोविड-19 चल रहा है, इसको क्या करना है? और तू मतलब मेरे से ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रही है। और मेरी वाइफ जो है उन्हें उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने हल्का सा मास्क नीचे कर लिया। तो मेरी वाइफ को ये बोला मास्क ऊपर कर ले, चाटा मारूंगी मैं, चाटा आपने हाथ से ऊपर करी से। थी आप जब 5 तारीख को आए थे तो कितनी देर के लिए वो यहाँ पर थी? मैम हार्डली 1-1.5 के घंटे बाद क्या कहा गया? फिर एक आ गया, तुम इसे सरकारी अस्पताल सेक्टर 30 ले जाओ। उन्होंने एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई, आधे घंटे के अंदर वो हमारे पास एम्बुलेंस आई, वो सेक्टर 30 ले गए और उन्होंने वहीं पर वो हमें एम्बुलेंस के बाहर ही छोड़ दिया। तो सुना आपने, एक महिला लेबर पेन से करा रही थी, सांस लेने के लिए मशक्कत कर रही थी, लेकिन ESIC अस्पताल के डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दर्द और बेबसी पर कोरोना खतरा ज्यादा हावी था। लापरवाही तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इस लापरवाही पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। हेलो, क्या मेरी ESIC के डायरेक्टर से बात हो रही है? आप बोलिए, कौन बोल रहे हैं? अनीश सिंघल जी से। मैं भावना किशोर बात कर रही हूँ, न्यूज़ चैनल से, TV9 भारतवर्ष के। हेलो हेलो, आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ के जो डायरेक्टर हैं अनीश सिंघल जी, जैसे ही उन्होंने सुना कि हम न्यूज़ चैनल से बात कर रहे हैं और उन्हें पता है कि ये जो पूरा मैटर है वो चल रहा है, और इसको देखते हुए उन्होंने हमारा फोन काट दिया। दुर्भाग्य ये था कि गर्भवती नीलम सांस नहीं ले पा रही थी और जिला अस्पताल से बिना इलाज के ही परिवार को उसे शिवालिक अस्पताल ले जाना पड़ा। ना तो एम्बुलेंस मिली, ना ही कोई सुविधा। परिवार एक ऑटो से ही उन्हें शिवालिक अस्पताल लेकर पहुंचा। वक्त करीब 10:30 बजे का था। ये वही अस्पताल है जहां पर एक बेबस परिवार को बेरुखी झेलनी पड़ी। ये अस्पताल भी एक महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत का जिम्मेदार बन गया। अब तक के अस्पतालों में सिर्फ शिवालिक अस्पताल ही एक ऐसा अस्पताल है जिसने सफाई दी, अपना पक्ष रखा, लेकिन ये पक्ष कितना मजबूत है इसका आकलन आप खुद ही कर लीजिए। बलराज जी से बात हो रही है, ESIC DMS। हाँ जी, सर मैं भावना बात कर रही थी न्यूज़ चैनल से, TV9 भारतवर्ष से। अच्छा, हाँ जी। सर ये परसों शुक्रवार को एक जो केस आया था आपके पास, जो नीलम महिला का नाम है, जो गर्भवती थी। मैडम जो उसको पेशेंट को 8 महीने की उसकी प्रेगनेंसी थी, उसको साथ में कंडीशन थी, उसको एक्लेम्पशिया बोलते हैं जी। एक्लेम्पशिया में पेशेंट को दौरे भी बढ़ जाते हैं, बीपी बहुत ज़्यादा होता है और बेहोशी हालत हो जाती है। जी। तो कंडीशन है, पर साथ में उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत थी। उसको सांस लेने में दिक्कत थी। जब हमने उसके एक्सरे करवाया तो एक्सरे में दोनों तरफ निमोनिया था। तब पता लगा कि शायद। तो आपने परिवार को बताया था, एक्सरे हुआ था कि निमोनिया है उनको? हाँ, उनको बताया। लेकिन उनके परिवार का तो कहना है कि आपने इनको ऐसा, उनको कोई बताया नहीं गया था निमोनिया, बल्कि जो स्टाफ था, हॉस्पिटल स्टाफ, उनका भी बिहेवियर बहुत बुरा था परिवार के साथ। ऐसा होता है कि मैडम कई बार पेशेंट का ना ये अटेंडेंट होते हैं, हम कोई किसको कौन सा अटेंडेंट कन्वे किया, वो बात वहाँ पर पूरी तरह से कन्वे हुई नहीं हुई, पता नहीं। मैं किस बारे में कुछ कह नहीं सकता।
शिवालिक अस्पताल से भी मायूसी हाथ लगी तो तड़पती हुई पत्नी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए पति और परिवार के सदस्यों ने बड़े प्राइवेट अस्पताल फोर्टिस का रुख किया। हमने भी दर्द से कराती एक महिला और उसके परिवार की बेबसी की पीड़ा को समझने के लिए फोर्टिस अस्पताल का रुख किया। ये वही फोर्टिस अस्पताल है जहां उस दिन नीलम और उसका परिवार सुबह 6 बजे से धक्का खाने के बाद 11 बजे पहुंचा था। हम पहुंच चुके हैं जिला अस्पताल गौतम बुद्ध नगर के। आपको बता दें ये परिवार उस पहले अस्पताल से ईएसआईसी के बाद वो यहाँ पर पहुंचा था जिला अस्पताल। अब जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ आपको किस तरह से परेशानी हुई, किस तरह का रवैया हॉस्पिटल की तरफ से रहा। हमने सुना अभी जिस तरह से ईएसआईसी के जो डीएमएस थे वो हमसे बात कर रहे थे, उनका क्या कुछ रवैया था। अब जब आप इस अस्पताल में पहुंचे, करीब कितना बज रहा था उस वक्त घड़ी में, और यहाँ पर क्या कंडीशन आपकी वाइफ की हो गई थी जब आप 1 घंटा वहाँ पे ईएसआईसी में रह चुकी थी, और जिस तरह की परेशानी हुई, फिर यहाँ आने के बाद किस तरह का रवैया रहा, और आप क्या सोच के यहाँ पर आए थे? मैम हम ये सोच के आए थे कि मेरी वाइफ को एटलीस्ट ट्रीटमेंट जरूरत है कि एडमिट करेंगे। जब रेफ़र किया तो आदमी यही सोचेगा कि भाई कैसे ना कैसे उसको इलाज मिलना चाहिए। तो एम्बुलेंस उन्होंने दी। एम्बुलेंस वाला इस गेट से थोड़ा सा आगे जाके उसने एम्बुलेंस वहाँ पर रोक दी, और वो बंदे ने गेट भी नहीं खोला। गेट भी मैंने अपने हाथों से खोला है, और वो पीछे देखता रहा। मैंने अपनी वाइफ को नीचे उतारा है, तब तक हम व्हीलचेयर, मेरी भाभी व्हीलचेयर ढूंढने लगी। हम आगे जाके उनको चेयर पे बैठाया हमने, है ना। वहाँ पर लोग जो अंदर जाने के बाद क्या रवैया था? बहुत गंदा रवैया था। अंदर जाकर के जैसे हम उनको लेके गए, रूम नंबर 108 था, वहाँ से दूर से ही मेरी वाइफ को देखा। हाँ भाई कहाँ से आए हो आप? मैंने कहा जी खोड़ा कॉलोनी से आए हैं और ईएसआई वालों ने भेजा है। तो कह रहा है यहाँ नहीं होता खोड़ा वालों का, गाजियाबाद जाओ, गाजियाबाद यहाँ से ले जाओ जहाँ मर्जी। उन्होंने बस इतना कहा। तो हम कंडीशन इतनी खराब थी तो भी ऐसा बोला? बिल्कुल, बस दूर से ही देखा, जैसे कमरे में 8-10 फीट होगा, इतनी दूर से कुछ नहीं, पास आके तक का नहीं देखा कि हाँ बंदे क्या। मेरी वाइफ यूं कर रही थी कि सांस मेरे को चाहिए, हाँ, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। फोर्टिस अस्पताल ने बिना जांच के ही कोरोना की आशंका के बिना पर ये तय कर लिया कि परिवार पैसे नहीं भर पाएगा। ये वही अस्पताल है जिसमें इलाज करने वाले डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन महज पैसों के लिए इलाज करने वाले आखिर कैसे भगवान? क्या अब लोगों की जिंदगी सिर्फ पैसा ही तय करेगा? और अगर नहीं तो फिर मौत के मुहाने पर तड़प रही महिला के इलाज से अस्पताल ने आखिर इनकार कैसे कर दिया? क्या यही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की कल्पना? क्या ये हैं धरती के भगवान? इस अस्पताल से मायूस होकर एक परिवार एक नए अस्पताल की तरफ निकला। नोएडा के प्राइवेट अस्पताल शिवालिक अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। ये परिवार आपको बता दें किस तरह से यहाँ तक पहुँचा। जिला अस्पताल ने इन्हें नहीं रखा, बोला कि आप जाइए यहाँ से, कोविड पेशेंट है, हम आपका इलाज नहीं कर सकते हैं। फिर ये हार मान के प्राइवेट अस्पताल का इन्होंने रुख किया। प्राइवेट अस्पताल का रुख किया, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे। बातचीत हुई थी, क्या कितना पैसा जमा किया था, क्या डॉक्टरों ने बोला? तब उनकी कंडीशन थी, उनको सांस लेने में दिक्कत थी, तो मैं इनको यहीं पर लेके आया। तो फिर डॉक्टर नीना जी से हमारी बात हुई कि मैम कह रहा इनको देखो, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वो सीधा मेरे को एक दूसरे कमरे में ले गई, कह रही यहाँ पर मैंने नहीं जमा किया था। जी मैम, नहीं पहले मैं 50 से 55 हज़ार का ट्रीटमेंट ले चुका था इन पे 1 हफ्ते पहले, है ना। जिस दिन डिस्चार्ज करके ले गया उस समय के सारे बिल मेरे पास हैं, और जितना भी दवाई का खर्चा हुआ वो सारा सब चीज़ है मेरे पास। ठीक है मैम। नीना जी ने आखिर में क्या बोला? आखिर में नीना जी ने बोला यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हम, इन्हें किसी भी सरकारी अस्पताल में या किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। आपने बताया कि मैं सरकारी से होके आया हूँ। हाँ मैंने बताया मैम मैं वहाँ से आया हूँ। वो सुनने को राजी नहीं थी, कह रही कहीं भी ले जाओ। 13 घंटे तक आपको बता दें गर्भवती महिला का जो परिवार था उसको लेकर भटकता रहा। 8 अस्पताल गया, कभी प्राइवेट कभी जिला अस्पताल ने बोला प्राइवेट में लेके जाओ, कभी प्राइवेट ने बोला कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, वेंटिलेटर का खर्च नहीं उठा पाएंगे आप लोग, आप दूसरे अस्पताल जाइए। इसी तरह से 13 घंटे तक ये लोग जो है वो गर्भवती महिला को अपनी पत्नी को लेकर भटकते रहे, लेकिन इलाज नहीं मिल सका और आखिरकार उनकी मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी शब्द चाहिए। मैक्स अस्पताल के बाहर खड़े हैं और जो सिचुएशन आपकी हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्रवाई की मांग आप करते हैं? मैम क्या कहता हुआ, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, कल मेरे बेटे का बर्थडे भी है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अगले बंदे वो मैं अपने बेटे को ये बोल रहा, बेटा तेरी मम्मी बाबू लेने गई है हॉस्पिटल में, आएगी और तेरा बर्थडे बनाएगी। अब मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। लास्ट मोमेंट में मेरी वाइफ ने ये कहा कि मेरे को आगे डॉक्टर लोग एडमिट क्यों नहीं कर रहे, विजेंद्र तुम कोई मेहनत नहीं कर रहे मेरे लिए, और मैं तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाऊंगी। उसने ये बोला तो मेरी हिम्मत टूट गई और मैंने अपनी एम्बुलेंस में अपनी भाभी को छोड़ दिया उसके साथ।
मैंने कहा यार मैं अब एम्बुलेंस में नहीं बैठूंगा, भाभी तुम देखना, मैं नहीं कर सकता इसके साथ सामना। मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब क्या बोल सकता हूं मैं, मेरे अपना बेटे का साला समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा इस समय। मैंने उसको नानी के यहाँ भेज दिया कि उसको देखते ही मैं उसे रो पड़ रहा हूँ उसे देख के, कि उन्होंने पूछा कि बेटा मम्मी कहाँ आएगी, तो मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। कार्रवाई यही कि इनको भी पता चलना चाहिए, इनको पनिश होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको पनिश होना चाहिए कि मेरे साथ में 4 जनों की डेथ हुई है, 2 मेरी वाइफ, 1 बच्चा और 1 मैं, मेरा बेटा, किसके सहारे जिएंगे आखिर? ये मैं नौकरी करने वाला आदमी हूँ, उस बच्चे को कहाँ तक माँ का प्यार दूंगा? मैं कमाऊंगा नहीं क्या? उसकी जरूरतें नहीं पूरी करूंगा या उसी के साथ रहूँगा 24 घंटे? क्या कहूँ, लेकिन इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पता चलना चाहिए। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि कोरोना काल में जिस बेहतर इलाज का दावा किया जा रहा है वो आखिर कितना खोखला है। कोरोना के मरीज कैसे भटक रहे होंगे, दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों का भविष्य कैसा होगा। ये बहुत बड़ी फिक्र की खबर थी और एक अच्छा इस यहाँ पर एक काफ़ी गहराई से इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। सोचने वाली बात यह है कि आपके भी घर में ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनको कोई ना कोई बीमारी होगी, गंभीर बीमारी भी हो सकती है, या तो उनका इलाज हो नहीं रहा है या हो रहा है तो बहुत ही थोड़ा सा, और ऐसे में सरकार के दखल की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन सरकार का एक दखल ही है जिसकी वजह से अब अस्पतालों में और सरकार में ठन गई। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना से हाल बेहाल है और अभी की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तो बेड कम पड़ रहे हैं और टेस्ट की जो रिपोर्टें हैं वो भी बड़ी देर से आती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गला खराब है, उनको फीवर है, कल उनका कोरोना टेस्ट भी होगा। लेकिन इस सब के बीच में एक जानकारी ये आ रही है कि दिल्ली सरकार वर्सेस हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार वर्सेस डॉक्टर शुरू हो चुका है, और वो भी तब जब दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों? खुद देखें रिपोर्ट। देश में कुल कोरोना संक्रमण में से 10% से ज्यादा केस अकेले दिल्ली के हैं। पिछले कुछ दिनों से यहां हर रोज 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस समय दिल्ली में कोरोना केस के दोगुना होने की दर 14 से 15 दिन है, जबकि मुंबई में 19 दिन, यानी डबलिंग रेट में दिल्ली मुंबई से आगे निकल चुकी है। दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने भी अनुमान लगाया है कि दिल्ली में कोरोना के केस अगले 2 हफ्ते में ही 56,000 के पार हो जाएंगे, जबकि 15 जुलाई तक 1.25 लाख के आसपास हो जाएगा। जो डबलिंग रेट है 14-15 दिन का है। जितने केसेस आज हैं, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी, उसने कहा कि हर 14 दिन के अंदर डबल होने के चांसेस हैं। तो उसके हिसाब से जैसे आज 28,000 हैं तो 56,000 हो जाएंगे 2 हफ्ते के अंदर। ये तो हुई कोरोना संक्रमण की बात। अब जरा यहां के अस्पतालों में कोरोना इलाज का हाल देखिए। दिल्ली में इस समय 8,500 से 9,000 कोविड बेड हैं। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अगले 15 दिन में 15,000 से 17,000 बेड की जरूरत होगी, यानी 22 से 23 जून के करीब 17,000 कोविड बेड चाहिए, जबकि 15 जुलाई के आसपास 42,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। शायद इसी आशंका के कारण केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को आदेश दिया है कि सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज करो, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को खारिज कर दिया। उपराज्यपाल ने DDMA यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन होने की हैसियत से इन्होंने संबंधित विभागों और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति को इलाज से मना ना किया जाए। ये तो पूरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपमानित करने वाला निर्णय है। इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए। वैसे कोई है भी नहीं, कोई आ नहीं रहा है दिल्ली, सब दिल्ली से भाग रहे, लेकिन ऐसा कहना ही दिल्ली का अपमान है। हालांकि एक तरफ दिल्ली में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार तो दूसरी तरफ बेड के लिए मचने लगा हाहाकार। वहीं प्राइवेट अस्पतालों से आर पार के मूड में दिख रही है दिल्ली सरकार।
क्योंकि पहले तो 24 टेस्टिंग लैब में से 8 को बंद कराया, फिर सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि ये कार्रवाई टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते की गई। इतना ही नहीं, गंगाराम अस्पताल से यह भी कहा गया कि 80% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखें। मतलब जिस अस्पताल को दिल्ली सरकार कोविड टेस्टिंग के लिए ठीक नहीं मानती, उसी को कोरोना इलाज के लिए सख्त आदेश देती है। दिल्ली सरकार के पास 38 अस्पताल, उन 38 अस्पतालों में से मात्र अनाउंसमेंट 5 अस्पतालों की हुई जिनको कोविड हॉस्पिटल बोला गया, लेकिन जो हाई के अंदर एफिडेविट फाइल हुआ, उस एफिडेविट के मुताबिक सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं जो कि कोविड हॉस्पिटल। इस महामारी के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी जिस गंदी राजनीति को अपना रही है, वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। दिल्ली की जनता इनकी इसी गंदी राजनीति से बेहद परेशान है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय है सबको मिलकर काम करने का। पहले ही दिल्ली में 50 बेड से ज्यादा कैपेसिटी वाले प्राइवेट अस्पतालों को दिल्ली सरकार ने 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने के लिए कहा था। अब 70 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को यह आदेश दिया गया है। हालांकि अस्पतालों को डर ये कि उनके दूसरे मरीज भी कहीं कोरोना संक्रमित ना हो जाएं। लेकिन सरकार का तर्क है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि शिकायतें आ रही थी कि कोरोना मरीजों को प्राइवेट अस्पताल लौटा दे रहे हैं। कोरोना काल में इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर सख्ती कुछ हद तक जायज है। केजरीवाल सरकार के कुछ एक्शन की तारीफ भी हो रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन आपदा काल में जब सरकार को अस्पतालों और डॉक्टरों से मिलकर काम करना चाहिए, वैसे समय में आर पार की जंग सही नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान मरीजों का ही होगा। अच्छा होता कि दिल्ली सरकार आपदा के खत्म होने का इंतजार करती और फिर समीक्षा के बाद अस्पतालों पर कार्रवाई करती, तो शायद प्रदेश और देश में एक अच्छा मैसेज भी जाता। ये पहली बार हुआ है कोरोना काल में जब एक अस्पताल के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। 8 टेस्टिंग लैब्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और इसके अलावा रोज रोज नियम बदले जा रहे हैं, कायदे कानून बदले जा रहे हैं, हर चीज चेंज होती जा रही है। सरकार की 5 सदस्यीय कमेटी ये कहती है कि 1 लाख तक जो आंकड़े हैं वो पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी 29,000। सोचें 1 लाख तक क्या होगा आगे। अब बात करते हैं फिक्रनामा की। देखिए, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि सरकारों की निजी अस्पतालों से बेवजह नहीं ठनी है, कुछ तो वजह है और यह वजह बहुत गंभीर है। यही नहीं, कोरोना का इलाज का खर्च देश भर में जो प्राइवेट अस्पताल हैं कोरोना के इलाज के नाम पर मोटे मोटे बिल थमा रहे हैं और यह चिंता का विषय है। और इस सब के बीच में कभी कभी इतने मोटे बिल की लोग समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। आंकड़ों की जुबानी अगर हम बताएं तो अभी यहां टोटल इन्फेक्टेड केस करीब 2.5 लाख को पार कर चुके हैं, जिनमें एक्टिव केस करीब 1,27,000 है। कोरोना संक्रमण के मामले में अभी भारत अभी वर्ल्डोमीटर में 6ठे नंबर पर है। हो सकता है कि 3-4 दिनों में भारत ब्रिटेन से आगे निकल जाए और आने वाले दिनों में नंबर 2 या 1 पर भी पहुंच जाए। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत कोविड अस्पताल की होगी, क्योंकि अभी देश में हर रोज करीब 10,000 केस नए आ रहे हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच में जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो ये है, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कोविड बेड्स, डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ वर्कर्स की कमी महसूस हो रही है। जैसा कि हम आपको बार बार बता चुके हैं, अभी बेड्स की कमी ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में देखी जा रही है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में रसूखदार लोग ही इलाज करवाते हैं। लेकिन जब मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो बहुत लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे, मजबूरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि तब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं बचेगी और तब प्राइवेट अस्पतालों में इतनी तादाद में बेड उपलब्ध नहीं होंगे। ये एक बड़ी फिक्र है। लेकिन इससे भी बड़ी फिक्र ये है, जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने के लिए लोग जा रहे हैं वो ज़्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि वो है इलाज का खर्च और आगे ये दर्द और बढ़ने वाला है। यहां फिक्र है कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर कैसे लगाम लगेगी और आम आदमी भारी भरकम मेडिकल जो फीस है वो कैसे चुका पाएगा, क्योंकि ये हैरान करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कुछ दिनों से ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है कि प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल के
एक संगठन ने कोरोना इलाज के लिए रेट कार्ड तय किया। एक रेट कार्ड तय किया गया, सोचें आप। और ये पहल अच्छी है, प्राइवेट अस्पताल खुद सामने आकर इलाज जो है उसका डर सीमित करें, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको इससे वाकई कोई राहत मिलेगी, ये समझने के लिए आइए देखते हैं ये रेट कार्ड वाला मामला क्या है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो प्रोवाइडर अस्पतालों का एक संगठन है, उसने कोविड इलाज के लिए ये रेट तय किए हैं। इस रेट कार्ड के मुताबिक अगर आपका इलाज जनरल वार्ड में होगा तो 15,000 रुपए प्रतिदिन, ऑक्सीजन के साथ इलाज के लिए 20,000 रुपए प्रतिदिन, आइसोलेशन आईसीयू के लिए 25,000 रुपए रोजाना और वेंटिलेटर के साथ आइसोलेशन आईसीयू के लिए 35,000 रुपए प्रतिदिन मरीजों से लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी को कोरोना के हल्के सिम्टम हो और 5 या 6 दिन अस्पताल में रहना पड़े तो कम से कम 75,000 रुपए का खर्च होगा। और खुदा न करे वेंटिलेटर के साथ अगर 10 दिन रहना पड़ा, क्योंकि सीरियस पेशेंट को ठीक होने में टाइम लग सकता है, तो फिर 3.5 लाख रुपए। ये रेट प्राइवेट अस्पतालों की नजर में कम हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कोरोना से ज्यादा ये रेट खतरनाक है। यही सब देखकर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI हरकत में आई और देश के सारे मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों को यह आदेश दिया कि 15 जून से पहले एक नया कोरोना मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की जाए। तो क्या ये नई कोरोना पॉलिसी आपको प्राइवेट अस्पताल के बिल की ज्यादती से बचा पाएगी? आइए जरा देखते हैं। कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा, लेकिन इसमें एक दिन के इलाज का खर्च 5,000 रुपए तक किया गया। आईसीयू में इलाज के लिए 10,000 रुपए प्रतिदिन। अब इसे प्राइवेट अस्पताल के डर से तुलना करके देखिए, मतलब साफ है, प्राइवेट अस्पताल के रेट आपके इंश्योरेंस कंपनी के तय किए गए रेट से 3 गुना से भी ज्यादा हैं। और दूसरी तरह समझिए तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भले ही 5 लाख रुपए की हो, लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ 1/3 रकम ही वापस मिलेगी, 2/3 रकम आपको खुद भरनी होगी। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने जो फिक्स रेट का सुझाव दिया है उसमें दवा, प्लाज्मा थेरेपी और कई चार्जेस का जिक्र नहीं है, यानी इलाज के दौरान अस्पताल इसका बिल अलग से वसूलेगा। इसके अलावा जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उनके इलाज के लिए अलग से पैसे भरने होंगे। यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि हमने कोरोना रेट कार्ड को लेकर जो बातें शुरू में बताई वो सारी प्राइवेट अस्पताल के लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि सारे प्राइवेट अस्पताल उस संस्थान के हिस्सा नहीं हैं। कई प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के बिल थमाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 दिनों में कोविड इलाज का खर्च 2.6 लाख रुपए है, जबकि 30 दिनों के इलाज का खर्च 16 लाख रुपए से ज्यादा आता है। भारी भरकम इंश्योरेंस होते हुए भी कई मरीजों को इलाज के लिए 60% से ज्यादा की रकम अदा करनी पड़ती है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब कोरोना बिल से बचें तो बचें कैसे? सवाल आसान है पर जवाब आसान नहीं है। ये सच है कि प्राइवेट अस्पताल खुद कोरोना के चलते बंद होने कगार पर हैं, लेकिन हजारों मरीज ऐसे भी हैं जिनकी कमाई का रास्ता 3 महीनों से बंद है। सरकार भी इसमें विवश है। अस्पतालों को चेतावनी दी जा सकती है, जैसा दिल्ली में केजरीवाल ने दिया, पर इससे नतीजा कुछ निकलेगा इसकी संभावनाएं कम लगती हैं। घूम फिर के बात फिर वहीं पर आ जाती है। कोरोना के बिल से बचने का बेस्ट तरीका आज भी वही है जो हमेशा से रहा है, कोरोना से बचिए। और बचाव का तरीका भी वही है जो आप 2 महीनों से अपना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ का सैनिटाइजेशन। यूं ही नहीं कहा जाता प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए, इसीलिए TV9 भारतवर्ष की अलग अलग सरकारों से अपील है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनसे ये अपील है कि जैसे आयुष्मान भारत के अंदर में अलग अलग रेट कार्ड तय हैं, चाहे वो घुटने का ऑपरेशन हो या हार्ट का स्टंट हो, ऐसे ही कोरोना का रेट कार्ड भी तय कर देना चाहिए, और वो भी एक बेयर मिनिमम लेवल पर, क्योंकि इंसान कोरोना से तो नहीं लेकिन प्राइवेट अस्पताल के बिल से जरूर मर जाएगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त की फिक्र हेडलाइंस। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,62,000 को पार, अब तक करीब 1,28,000 लोग ठीक। अब तक मरने वालों की संख्या 7,300 से आगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज केजरीवाल सरकार के 2 फैसले पलट दिए। पहला, उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाहरी राज्य के व्यक्ति को भी इलाज से मना नहीं किया जाएगा, और दूसरा, एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले लोग भी सीधे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए तो वो 5 से लेकर 10 दिन तक कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं।
स्वास्थ्य और रक्षा मंत्रालय के बाद अब कोरोना ने श्रम मंत्रालय में भी दस्तक दे दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 11 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि पिछले सप्ताह मंत्रालय के 2 कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद श्रम शक्ति भवन को 4 और 5 जून को बंद कर दिया गया था। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस के साथ बैठक ली और इस बैठक में एलएसी पर भी चर्चा हुई। लेकिन एलएसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बताते हैं चीन का माइंड गेम। सुन के आपको हैरानी होगी। चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो रिलीज किया, बल्कि एक बार नहीं, कल भी किया, आज भी किया। और इस वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से चीनी फौज सरहद तक आ चुकी है, आई नहीं गई है, बल्कि जमकर युद्धाभ्यास भी कर रही है और पूरी तरीके से तैयार। अब जब इस वीडियो के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो सुनकर आपको हैरानी होगी कि चीनी माल की तरह ये वीडियो भी दमदार नहीं है, नकली। कैसे? डुप्लीकेट है। आइए खुद देखें। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच ये चीन की ओर से जारी प्रोपेगेंडा वीडियो। प्रोपेगेंडा क्यों है यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इस वीडियो में क्या है। वीडियो देखकर लग रहा है कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी युद्धाभ्यास कर रही है और जिस इलाके में युद्धाभ्यास कर रही है वो पहाड़ी इलाका है। चीन की सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने यह वीडियो जारी करते हुए दावा किया है। भारत चीन तनाव के बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मध्य चीन के हुबेई प्रांत से हाई एल्टीट्यूड वाले उत्तर पश्चिमी प्रांत में हजारों पैराट्रूपर्स और बख्तरबंद गाड़ियों को पहुंचाने की एक्सरसाइज की। इस पूरी प्रक्रिया में चंद घंटे ही लगे, जो दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर बॉर्डर में डिफेंस फोर्स कैसे कम वक्त में ही बढ़ाई जा सकती है। यह चीन की क्षमता का प्रदर्शन है। यानी चीन की यह सीधी धमकी है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसकी यह सेना चंद घंटों में हिमालय पर होगी। एलएसी पर तोप गरज रहे होंगे, चंद घंटों में एलएसी पर हजारों जवान होंगे। भारत को पता है कि यह चीन के माइंड गेम से ज्यादा कुछ नहीं। चीन यह साफ संदेश दे रहा है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत ने चीन के इस वीडियो का जवाब दिया है इससे भी खतरनाक वीडियो से। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। साथ में उन्होंने लिखा है कि लद्दाख की रक्षा कर रहे जवानों का यह वीडियो जरूर देखें। यह वीडियो पिछले साल सितंबर का है, जब भारत की आर्मी लद्दाख में एक बहुत ही कठिन युद्धाभ्यास के लिए उतरी थी। इस अभ्यास का नाम था चांगथांग प्रहार, जिसमें भारतीय सेना ने हिमालय पर अपने टैंक उतारे थे, पैराट्रूपर्स और बख्तरबंद गाड़ियों को उतारा था। इस अभ्यास में हिंदुस्तान के जवान न सिर्फ दिन में लड़े थे, बल्कि रात में जंग के मैदान में उतरने का कौशल दिखाया था। चांगथांग उत्तर पश्चिमी तिब्बत का एक बड़ा पठार है जो लद्दाख तक आता है। यानी नाम से संदेश स्पष्ट था, भारतीय सेना की तैयारी और तेवर दोनों ही हिमालय में किसी भी एक्शन के लिए लॉक हो चुका है। चीन की खींच की वजह भी यही है और चीन के नए रुख से साफ हो गया है कि कूटनीतिक स्तर पर चर्चाएं अभी लंबी चलेंगी, लेकिन जमीन पर सेनाओं के बीच तनाव कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देखिए, 2 चीजें यहां पर। हिमालय पर अगर लड़ाई लड़नी है तो भारत की ताकत चीन से बहुत ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी, चीन ने जहां पर लड़ाई की, वीडियो रिलीज किया, वो हुबेई प्रांत है। अगर उनको ऊपर पहाड़ पर लड़ना हो तो उनको एक्रोमेटाइज करने में उनको जान निकल जाए कि उनकी पूरी क्षमता ही नहीं है एक्रोमेटाइज करने के लिए। तो ये मान लीजिए कि भारत की क्षमता ज़्यादा है, और पहाड़ों में खासकर। खैर, जिक्र पहाड़ों का हो रहा है तो हिमालय क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके जो हैं सबको पता है अर्थक्वेक प्रोन है। लेकिन भारत में NCR में अगर बात की जाए तो पिछले 2 महीने के अंदर 10, बल्कि एक आंकड़ा कहा जाता है कि 3 महीने के अंदर 14 छोटे छोटे भूकंप के झटके आए, जिसमें 2 3.5 रेक्टर स्केल पर नापे गए। अगर उदाहरण इटली और कैलिफोर्निया का लिया जाए तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ये बड़े भूकंप की आहट है। अलग अलग रिसर्च सेंटर्स यही बता रहे हैं।
ध्यान से देखिए रिपोर्ट। इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो कहां का है, कब का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस जलजले से, भूकंप से, बिना आहट आने वाली तबाही से। जब भी जलजला आता है तो ये लोगों को खुले मैदान में खींच लाता है, बीच चौराहे पर खींच लाता है और हर किसी की आंखों में मौत का डर भर कर चला जाता है। जब धरती हिलती है तो इंसानों की बसाई दुनिया कांपने लगती है। मजबूत से मजबूत और पुरानी से पुरानी इमारतें जमींदोज होने लगती हैं। जैसे ही धरती हिलती है, इंसानों की रफ्तार थम जाती है, लोग धरती पर आ जाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद है आपको यह समझाना कि इस आफत का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला है। आज का विज्ञान भी भूकंप के आने की आहट भाप नहीं पाता, जबकि कुदरत का यह सबसे गंभीर खतरा देश की राजधानी दिल्ली तक दस्तक देने लगा है। दिल्ली में सबसे ताजा झटका सोमवार को दोपहर में आया, जिसकी तीव्रता थी 2.1 और जब देश लॉकडाउन में था तब 2 महीने के अंदर दिल्ली में 10 बार से ज्यादा भूकंप के झटके आए। तो क्या दिल्ली में बार बार आ रहा भूकंप का झटका किसी बड़े झटके का इशारा है? तो मॉनिटरिंग हमारी ऑलरेडी चल रही है। जो दिल्ली के आसपास हमारे 300 रेडियस में करीब 25 ऑब्जर्वेटरीज हैं जो 24 आवर्स बेसिस पे रिकॉर्ड करती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कंटिन्यूस रिकॉर्ड है जो हमेशा चलता रहता है 24 आवर्स। दिल्ली पर खतरा बड़ा क्यों है, इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि भूकंप आने का विज्ञान क्या है। भूकंप तब आता है जब धरती के नीचे हलचल होती है, 2 या 2 से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली के नीचे भी टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हो रही है, जो हल्की हलचल से शुरू होती है और कभी भी बड़ी हलचल में बदल सकती है। अभी 4.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया है, जो 2 मैग्नीट्यूड का डिफरेंस में एनर्जी का जो रिलीज होता है 4.6 में एंड 4.6 एंड 6.6, इसमें 900 टाइम्स एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर 6.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक एनसुइंग है मान लेते हैं, तो अभी 10 earthquake is not sufficient that has released the entire energy. But I do not know and study need to be done. दिल्ली और एनसीआर में 2 महीने में 10 से ज्यादा भूकंप के झटके आए हैं। अभी तक रिक्टर पैमाने पर अधिकतम तीव्रता 4.3 मापी गई है, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर इसकी तीव्रता 6.3 या 6.5 तक पहुंची तो बड़ी तबाही आ सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही आईआईटी धनबाद के सिस्मोलॉजी विभाग के एक शोध में दावा किया गया था कि दिल्ली एनसीआर के रिज में 8.5 तीव्रता का भूकंप आने का खतरा है। इस भूकंप का केंद्र कांगड़ा या उत्तरकाशी में हो सकता है और दिल्ली एनसीआर पर इसका जबरदस्त असर हो सकता है। भूकंप को लेकर हुई कुछ स्टडी में यह दावा भी किया गया है कि छोटे भूकंप के झटके बड़े भूकंप की आहट हो सकते हैं। अमेरिका की लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल कैलिफोर्निया में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन इस बड़े झटके से पहले इसी तरह के कुछ हल्के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन सच ये है कि विज्ञान के पास आज भी भूकंप की भविष्यवाणी का कोई ठोस तरीका मौजूद नहीं है कि भूकंप बड़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इसकी भविष्यवाणी सटीक रूप से कि कहाँ कितना बड़ा और कब आएगा, तो ये पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता अभी तक सटीक रूप से। अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भूकंप के छोटे झटके बड़े झटके में तब्दील होंगे ही, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि धरती के अंदर की हर हलचल पर नजर रखी जाने लगी है। देखिए, भूकंप आएगा नहीं आएगा इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर समझ लीजिए, अगर आपके आसपास बेजुबान हैं, उनको देखकर, उनकी भाषा को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर ये समझ में आ सकता है कि धरती के गर्भ में क्या होने वाला है। तो देखें,
कैलिफोर्निया के सीसीटीवी फुटेज को जानवरों के सिक्स सेंस का सबसे बड़ा सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। ये तस्वीर शायद मकान की दूसरी मंजिल की रही होगी, जहां कैमरे में कुत्ता चैन से बैठा दिखता है। न दीवारें हिलती हैं, न भूकंप का असर दिखता है, लेकिन अचानक ही ये कुत्ता उठता है और बदहवास होकर भाग खड़ा होता है। उसके भागने के कुछ देर बाद रिक्टर पैमाने पर 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप से पूरा मकान हिल उठता है। लोग बदहवास होकर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक ये कुत्ता पहली मंजिल से नीचे उतरता दिखता है। ये तस्वीरें चीन के सिचुआन प्रांत की हैं। 2013 में भूकंप आने से पहले यहां सीसीटीवी कैमरे में एक पांडा कैद हुआ। वो इधर उधर भागता रहा, कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता रहा तो कभी पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गया। इसी बीच भूकंप से धरती हिलती हुई दिखाई पड़ी और जान बचाने के लिए पांडा दौड़ लगाता हुआ नजर आया। नासा ने साल 2000 में यह राज खोला कि भूकंप आने से पहले धरती के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ईएम वेव पैदा होती है, और अगर ईएम वेव को पकड़ने की क्षमता हासिल हो जाए तो भूकंप की भविष्यवाणी भी मुमकिन है। वैज्ञानिकों ने जब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पालतू जानवरों पर आजमाया तो उनकी प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। ये बिल्ली जिस घर में बैठी थी उसमें ना तो भूकंप आने वाला था और ना ही तबाही मचने वाली थी। इस कमरे में एक वैज्ञानिक सिर्फ आर्टिफिशियल ईएम वेव को छेड़ रहा था। वेव छेड़ते ही बिल्ली चौकन्नी हो गई। वेव के हर झटके से उसकी आंख झपक रही थी और ये रिसर्च बता रही थी कि भूकंप से पहले धरती जो भी सिग्नल देती है वो सीधे बिल्ली तक पहुंचती है। ये तमाम रिसर्च ये कहती है कि भूकंप को लेकर विज्ञान से आगे बेजुबान है, जो भूकंप आने से पहले ही शहर छोड़ देते हैं। सुरक्षित जगहों तक वो पहुंच जाते हैं। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.